आज की जो जनरेशन है वो हर चीज को टाइम दे रही है, अपने आप को टाइम नहीं दे रही। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, आप अपने लिए कर क्या रहे हैं? आप करोड़पति तो बनना चाहते हैं, पैसा पाने की सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं अपने लिए? अगर किसी वजह से, किसी कारण से, किसी व्यवस्था से अगर आप रात को 11 बजे कहीं बैठक में हैं और आप घर ही 12-1 बजे पहुंच रहे हैं, तो आप कैसे सोगे? या तो आप जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीजों को छोड़कर, दरकिनार करके, तो फिर तो साधु बन जाओ ना, क्यों व्यापार कर रहे हो? स्क्रीन टाइम मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप उस स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं, है ना? और आजकल एआई वाली बात अपन कर रहे थे, उसमें भी मेरा एक विचार है कि हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज का युवा किस दिशा की ओर है और युवाओं की कितनी भागीदारी, सकारात्मक नकारात्मक पहलू, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, युवा हैं, अच्छी दूरगामी सोच रखते हैं, युवाओं के प्रति जो है उनका स्नेह प्यार, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, खेल जगत में हो या अन्य क्षेत्र में, तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिव या सक्रियता लगातार देखी जा सकती है। और इसी सक्रियता के माध्यम से आज की युवा यानी जेन जी जनरेशन वो किस ओर बढ़ रही है, उनके दृष्टिकोण से हम जानने का प्रयास करेंगे। और युवा का महत्व कितना है हमारे देश की प्रगति के लिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हैं हमारे साथ, प्रदीप भारद्वाज जी हैं, युवा हैं और काफ़ी उनकी सक्रियता भी देखी जाती है। उनके जो थॉट प्रोसेस हैं उसको जानने का हम प्रयास करेंगे अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से। और इस इंटरव्यू से आपका सरोकार कितना है ये भी आप अपने सवालात जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत हम अन्य तमाम ऐसी हस्तियों से भी बातचीत करते हैं ताकि आपके सवालात उन इंटरव्यू में भी लिए जा सकते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपके माध्यम से सिटी तहलका के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ जी। आज हम जो विषय लेके आए हैं, युवा। जी बस। जेन जी जनरेशन। युवा एक रीढ़ की हड्डी होती, बैकबोन है एक देश की। तो युवाओं की यदि बात करें, आज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सामने आती हैं। अन्य देशों का उदाहरण ले लीजिए, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, यहाँ पर जो है तख्ते पलट भी युवाओं के द्वारा किए गए हैं। आज भारतवर्ष की यदि बात करें तो आज का युवा किस ओर बढ़ रहा है आपके दृष्टिकोण से? अगर हम आज जेन जी और युवा, अगर हम इनको दोनों को एक शब्द मानकर, एक जनरेशन मानकर बात करते हैं, तो आप मेरे को बताइए कि आप सबसे ज़्यादा गाइड किससे होते हैं? आपको सबसे ज़्यादा गाइड कौन करता है? बुजुर्ग हमारे। तो मेरा मानना यह है कि बुजुर्ग जो है वो हमारी छत हैं, वो हमारे सर पर बैठा हुआ आशीर्वाद है जी। और बुजुर्ग पितर ये जो हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। लेकिन हमारे घर की छत तो बुजुर्ग हो गए, हमारे घर के स्तंभ कौन है, पिलर कौन है? युवा, नींव कौन है? बिल्कुल यंग जनरेशन है। तो ऑब्वियसली जेन जी हमारे राष्ट्र का स्तंभ है, और जब स्तंभ मजबूत होगा तो भविष्य भी मजबूत होगा। लगता नहीं है कि आपको जिस तरीके से आज का दौर है, युवाओं की जो भागीदारी है वो देखी जा रही है, लेकिन वो बिखराव भी उतना ही देखा जा रहा है। मतलब जुड़ाव की हम बात कर रहे हैं, संयुक्त परिवार की यदि बात करें, लेकिन आज के दौर में अकेलापन, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें भी साथ के साथ पैरेलली चल रही हैं। आपको क्या लगता है? देखो, ये एक गंभीर समस्या है जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम सहन करते आए हैं। और कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमें एक संगठित परिवार में रहना बड़ा जेल जैसा अनुभव होता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ, ये मेरा निजी विचार है कि संगठित परिवार जो है ना जी, उससे बड़ी ताकत कुछ भी नहीं है। और आप डिप्रेशन और स्ट्रेस की अगर बात करें तो अब एक छोटी सी बात से समझने की कोशिश करेंगे इसको। आप मान के चले, एक परिवार के अंदर 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2 ना, ये नारा भी है ना? तो जब हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है,
आपके बच्चों को क्या सोसाइटी मिल रही है पीछे से, वो किस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। आपके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि आप सुबह निकलते हैं, रात तक घर आते हैं, खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दे पाते, सुबह फिर वही रूटीन हो जाता है। और रात को सो जाते हैं। क्या करते हैं कि कल हमें दोबारा से ऑफिस जाना है। हमारी दिनचर्या सिर्फ इतनी सी सीमित हो गई है कि हम अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम ही नहीं दे पाते। ये जो आपने बताया, ये बिल्कुल आज के टाइम में जिस तरीके से भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, लोग पैसे को कहीं ना कहीं ये प्रेफर ज़रूर कर रहे हैं, और ये एक नीड भी हो गई है, मान लो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को केयर टेकर संभालते हैं, माता पिता जो हैं वो काम पे चले जाते हैं, तो इस स्थिति में बच्चों की भविष्य की हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे बढ़े। संयुक्त परिवार हो तो उस दृष्टिकोण में कैसे देखा जाए उसको? देखो, अगर संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली अगर है, तो आप ये समझना है कि घर के अंदर बुजुर्ग भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। तो जब 2-3 जनरेशन एक साथ एक ही परिवार के अंदर, एक ही छत के अंदर रहती है ना, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस, इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि बहुत कम होती है उस परिवार में। क्योंकि आपके पीछे से, अगर आप वर्किंग भी हैं, तो आपके पीछे से आपके बच्चों के दादा दादी, आपके पेरेंट्स जो है वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, वो देखते हैं, संभालते हैं। ठीक है, कोई ना कोई घर में ऐसा आदमी होता है जो आपके बच्चों पर नजर रख रहा होता है कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। कोई बाहर से कोई आदमी, अगर महिला सुरक्षा के बारे में बात करें, बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करें, तो कहीं से कोई बाहर से आदमी आ रहा है, वो उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, तो उनको पता होता है। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीजें, तो जो समस्या है वो सुलझ जाती है, और विरासत में वो चीजें सीखने को भी ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। देखो, आप अगर भारत की संस्कृति के बारे में बात करें, तो सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है? हमारा संस्कार। बिल्कुल। संस्कार कौन देता है? संस्कार हमें परिवार से, हमारा परिवार देता है। और जब परिवार होगा ही नहीं, परिवार के साथ आप रहोगे ही नहीं, आप 4 लोगों के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो आपको ना जनरेशन का पता, ना बड़े छोटे की इज्जत का पता। आपको सिर्फ इतना पता, मुझे ये चाहिए, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। बिल्कुल। जो युवाओं की हम बात कर रहे हैं भी, आजकल लोग रील, शॉर्ट्स, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्या इस जीवन, ये पहलू, और हम संस्कार की हम बात कर रहे हैं, वो पहलू रील से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है आज का युवा, जेनजी जनरेशन खास तौर पे देखें तो, वो क्या असल जिंदगी है या एक बनावटी है? क्या देखते हैं आप दृष्टिकोण? अगर आप सोशल मीडिया की बात करें ना, तो सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जितने लोग खुश दिखते हैं ना, वो उनकी असल जिंदगी के बारे में जब अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो जीवन अलग है। सोशल मीडिया वो दिखा रहा है जो हमें अच्छा लग रहा है, सामने वाला अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो एक फेक है। रील और रियल, ये डिफरेंस इसीलिए बोला जाता है। रील और रियल की जब अपन बात करते हैं, तो रियल लाइफ हमेशा अपॉर्चुनिटी से भरी होती है, हमेशा उसके अंदर हर्डल्स होते हैं, हमेशा उसके अंदर नया जीवन होता है, नई चीजें होती हैं, हमेशा आप किसी ना किसी नई चीज के बारे में, किसी नई चीज से स्ट्रगल कर रहे होते हो। आज आपके बच्चों की एजुकेशन आ गई, आज माता पिता की हेल्थ आ गई, आज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया, कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, बहुत अच्छी अचीवमेंट आपने सेलिब्रेट कर ली। लेकिन रील्स पर हम नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ की नहीं दिखाना पसंद करते, कोई भी नहीं दिखाना पसंद करता। बिल्कुल। हम भी बात कर रहे थे, हमारी आपस में जब बातचीत हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो कुछ लोग जैसे आजकल विदेश की तरफ मूव कर रहे हैं, वो इसीलिए देख करके मिलते हैं, वहां पर अच्छी रील, पीछे बैकग्राउंड में वो चीजें दिखती हैं, और उसके बाद असल जिंदगी जब जानने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग रो भी देते हैं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से बात हुई है जो किसी समय पर इस भाव के साथ विदेश गए थे। जानकार है, परिचित है, कोई रिश्तेदारी में है, कोई दोस्त है, किसी ऐसे विचार के साथ वो विदेश गए थे कि विदेश में जाने के बाद जीवन बेहतर हो जाएगा, है ना। लेकिन विदेश में जाने के बाद आप पैसा तो कमा लेते हो, लेकिन आप अपने आप को, अपने जीवन को खो देते हो। और ये बड़ा गंभीर विषय है। आज हरियाणा प्रदेश के कितने ही युवा गांव के गांव खाली हो गए भाई साहब। बिल्कुल।
मैं एक सुन पा रहा था, एक कौन सा गांव है हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में, कि लोगों को इतना स्ट्रेस हो गया कि बच्चे मूव कर गए हैं, माता पिता यहाँ पर हैं, कंधा देने के लिए भी यहाँ पर उनके बेटे जो है नहीं आ पाते क्योंकि 2 नंबर में जाते हैं डोंकी और उसके रास्ते से देखो जाते हैं। मैं तो युवाओं से यही अपील करूंगा कि अगर आपको पैसा कमाना ही है तो कोई ऐसा रास्ता चुने जिस से आपका जीवन बेहतरी की तरफ जाए। आपका औसतन जीवन जो है 60-70 साल का, 80 साल का है। पुराने समय में 100 साल का होता था। आप उसमें से आधा जीवन तो सोने में बिता देते हैं, उसका कुछ % आप जवान होने में, मैच्योर होने में बिता देते हैं। आपके पास जीवन बचता ही कितना है? 20, 25, 30 साल सही से जीने के लिए। अगर आप उस जीवन में आपने अपने आप को चीज़ों को नहीं समझा, प्रकृति से नहीं जुड़ाव किया, तो आप सिर्फ एक डिप्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक काम के पीछे भाग कर। मैं समझता हूँ कि देखो, पैसा बहुत जरूरी है जीवन में, है ना, लेकिन अगर आपने 40 साल की उम्र तक पैसा कमाया, आप अरबपति खरबपति आदमी बन गए, और फिर 40 के बाद आपने वो पैसा अपने स्वास्थ्य के ऊपर लगाना शुरू करा, तो आपका यूज क्या था उस पैसे का? पहले मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके बाद परिवार की हेल्थ, ये सभी सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। और जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तब तक आप किसी अच्छी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या है जेनजीज के साथ कि वो चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिख रहा है, खासकर कि हमारी बच्चियाँ, हमारी छोटी बहनें, वो बड़ी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। आजकल अपराध भी इसी प्रकार से बढ़ रहा है, और जब उनको वो चीज़ें आकर्षित करती हैं तो उनको लगता है कि हमें जो ये हमारे घर वाले बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं। सही बात है ना। और ये जो चीज़ हमें दिख रही है, क्योंकि एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट, है ना। वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन के अंदर घुसती है, अटैक करती है। और वो जो अटैक होता है ना जी, वो इस प्रकार का होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हो और आपको पता ही नहीं आपके ऊपर अटैक हुआ है। तो ये एक विजुअल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होता है। और आप इसको इस तरीके से समझना कि आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहते हो, किस आधार पर कहते हो। कोई प्रोडक्ट की बात कर लो, कोई सर्फ की बात कर लो, कोई टूथपेस्ट की बात कर लो, आप किस आधार पर उसको अपने घर के अंदर लेके आ रहे हो? क्योंकि आपको उसके बारे में अच्छा बताया गया है, दिखाया गया है। वो अच्छी है या नहीं, इस बात के अपने पास क्या ठोस कारण है, प्रमाण है कि वो अच्छी है। लेकिन हमें एडवर्टाइजमेंट माध्यम से अगर कोई चीज़ दिखा दी जाती है, सेम किसी लड़के की, किसी लड़की की जीवन को हम अगर इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या किसी रील माध्यम से देखते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और ऐसा ही जीवन होना चाहिए। हम मूवीज़ को देखते हैं। तो मैं जैसे अभी AI समिट चल रही है, तो AI के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जी। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग अगर हो, और सदुपयोग करने वाली जनरेशन कौन है? जनरेशन है जेन जी। अगर वो उस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग करे, सकारात्मक अगर उसका तरीके से उसका अगर उपयोग करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को विश्व गुरु हमारे नेता बना पाए ना बना पाए, लेकिन ये जनरेशन जरूर बना देगी। क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है युवाओं की। आप पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर देखें, हमारे पास सबसे ज्यादा युवा हैं। भारतवर्ष के पास बिल्कुल सबसे ज्यादा युवा जनरेशन है जी, है ना। बिल्कुल। और जिस घर का स्तंभ मजबूत होता है तो वो घर लंबा चलता है। बिल्कुल। AI आपने बात की, जेनजी जनरेशन की बात की, और इन तमाम पहलुओं के बीच एक सवाल निकल के आते हैं। आज के दौर में जो युवाओं का मैं देख पा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपने तौर पर भी मैं देख पा रहा हूँ, और सामाजिक तौर पर भी जो बातें सामने आ रही हैं कि लोग बहुत फास्ट जवाब देना, कहना, और बिना सोचे समझे इतना ज़बरदस्त तरीके से आज के टाइम में उसके परिणाम, दुष्परिणाम हैं या दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मतलब एक सोच, पहले हमारे बुजुर्ग होते थे प्रदीप जी, कि सोच समझ करके जवाब देना, कि उन्होंने कहा क्या है उसको जज करते हैं, उसके बाद रिप्लाई करते हैं। लेकिन आज के दौर में नहीं देखा जा रहा है। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप देखो, हमारे युवाओं के अंदर देखो, हम सिर्फ नेगेटिव पहलुओं पर बात कर रहे हैं। मैं सकारात्मक भी आएंगे हम, कि दोनों पहलू जज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विषय क्या है कि
आप अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं अपने दिमाग को और अपनी जुबान को कनेक्ट कर कर ठहराव के साथ अगर मैं जवाब देता हूँ ना, तो मैं सटीक जवाब दे पाता हूँ। और कुछ क्षण अगर मैं रुक के किसी बारे में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं फटफटा कर बोलूँ, फटाफट से बोलूँ, फटफटा कर बोलूँ, उसमें और ठहराव के साथ बोलने में मेरी बात के अंदर मैच्योरिटी भी दिखेगी। मैं शायद वो जो 2 सेकंड का गैप अगर मैं लूंगा सोचने के लिए कि मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उस समय के अंदर मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरा इस बात को बोलने का क्या असर हो सकता है, इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, क्या इसका अच्छा मैसेज जा सकता है। तो ब्रेन का और टंग का कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिर एक बात कहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो हर चीज को टाइम दे रही है, अपने आप को टाइम नहीं दे रही। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 1000-2000 युवाओं को करोड़पति बनाऊंगा, लेकिन कैसे बनाऊंगा? मेरे से आज तक कोई पूछने नहीं आया कि मेरे को करोड़पति कैसे बनाओगे। मेरे पास फोन आते हैं, लेकिन मेरे पास मित्रों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के फोन आते हैं, कोई जानकार है उसके बना, क्या बोल दिया भाई साहब मुझे बना दो पहले। मैं उससे सीधा एक ही सवाल करता हूं, पहले मेरे को आप ये बताओ कि आप अपने लिए कर क्या रहे हैं। आप करोड़पति तो बनना चाहते हैं, पैसा पाने की सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं अपने लिए? जी मैं तो सुबह 9 बजे उठता हूँ जी, मैं उसके बाद है ना जी ऑफिस में जाता हूँ जी, और ऑफिस में मैं जाकर 5 बजे 6 बजे तक मैं नौकरी करता हूँ जी, और उसके बाद मेरे को 2 घंटे घर आने के लगते हैं, 7-8 बज जाते हैं, फिर मैं सो जाता हूँ जी। तो ये सब करते हो तो भैया आप करोड़पति बनोगे कब? आप नौकर बन चुके हो। पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि आप करोड़पति बनना चाहते हो। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट कीजिए। आप अपने आप को 2 घंटे प्रकृति के साथ जोड़कर अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, सकारात्मक सोच को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। नए नए आइडियाज, इनोवेशंस की उन पे देखो काम किया जा सकता है। आदमी करोड़पति कैसे बनता है? आदमी करोड़पति बनता है पॉजिटिव माइंडसेट से, है ना। एक भगवान शिव की और माँ पार्वती का एक किसी से मैं कहानी सुन रहा था, किसी साधु से, तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बात बताई और मेरे को उससे काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने क्या कहा कि एक आदमी अपने आप को हमेशा कोसता है ना, हमेशा कोसता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। और भगवान शिव को माँ पार्वती कहते हैं कि आपका ये भक्त है, ये इसका भाग्य क्यों नहीं बदल देते आप? तो भगवान शिव उनको कहते हैं, माँ पार्वती को, कि मैं इसका भाग्य बदलूं कैसे? ये बदलना ही नहीं चाह रहा। बिल्कुल। बोले नहीं मैं करती हूँ। आप विधान को बदल सकते हो लेकिन आप बदलना नहीं चाह रहे, पर मैं कोशिश करती हूँ। तो सकारात्मक विचारों का क्या महत्व है वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक बात। तो माँ पार्वती ने ऐसी व्यवस्था करी कि सोने से, स्वर्ण से भरी पोटली उसके रास्ते में रख दी कि ये जब सीधा जा रहा है इसके पैर से टकराएगी तो इसको दिखेगा, ये खोल के देखेगा, इसको धन मिलेगा, इसका जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, लेकिन सकारात्मक सोच इतनी महत्वपूर्ण है जी। जब वो आदमी उस रास्ते से जा रहा था और वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रहा, उसने ये विचार लिया, ये नेगेटिव विचार है कि भाई मेरे को सीधा ही तो जाना है, कुछ आगे है ही नहीं, कुछ आगे है ही नहीं, मैं आंखें बंद करके चल के देखता हूँ आज। वहां उस समय आंखें बंद कर ली उन्होंने, है ना। तो जब आदमी अपनी आंखों को खोलकर देख ही नहीं रहा कि आपके आसपास कितनी अपॉर्चुनिटियां भरी पड़ी हैं, आप उनको देखोगे ही नहीं, आप समय पर आंखें बंद कर लोगे। तो जब वो सीधा चला तो जैसे आप आंखें बंद करके चलोगे एक रास्ते पर तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो बाईपास हो गई जी। अब माँ पार्वती भी भगवान शिव के सामने हंस के बोले कि प्रभु आप सही कह रहे हैं, जो आदमी सकारात्मक नहीं है ना, आप उसका भाग्य नहीं बदल सकते। सही बात है। और पॉजिटिव माइंडसेट ही एक ऐसा विधि का विधान लिखा गया है कि अगर आपने, बड़े बूढ़े भी कहते थे भी सकारात्मक सोचोगे तो आप आगे किसी भी परिस्थिति में अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को जीत सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी युद्ध में जाते हो ना जी,
आप युद्ध से पहले जीत चुके होते हो या हार चुके होते हो अपनी सोच से। खुद से पहले अपने आप को दृढ़ आपको संकल्पित आपको और सबसे सकारात्मक पहले सोच के आगे खुद से बढ़ना। जीतना है। अगर आपने खुद को जीत लिया ना, तो इस धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो आपको हरा दे। बिल्कुल। अब चार दीवारी के अंदर मैं देख पा रहा हूँ आजकल युवा जो है टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और जब उस फोन की दुनिया से, रील्स से हम बाहर निकलते हैं तो हमें चार दीवारी दिखाई देती है। आज के दौर में इतने हम घिर चुके हैं, और जब थोड़ा सा अपने लिए समय निकालते हैं तो आसपास कोई नहीं होता है। एकलता जो आ गई है, इसका डिप्रेशन से, उन चीज़ों से बहुत सरोकार देखा जा रहा है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखो, भारत में एक परंपरा साधु बनने की भी रही है ना। साधु जो है वो अकेला ही जीवन जीता है। और चार दीवारी में तो मैंने साधुगण देखा कभी। सुनो ना, साधु जो है वो अकेला ही जीवन जीता है, लेकिन वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका जो कनेक्शन है ना, वो यूनिवर्स के साथ बना है। उसका कनेक्शन प्रकृति के साथ बना है। उसका कनेक्शन चार दीवारों में, महंगे सोफों में या गद्दे वाले बेड पर नहीं बना है ना। उसने अपने आप को प्रकृति से जोड़ा, वो दार्शनिक हुआ है। उसने तरह तरह के जीवन को जीना चाहे, प्रकृति से जुड़ाव किया, नदियां देखे, झरने देखे, पहाड़ देखे, मरुस्थल देखे। उसने हर पहलू को समझा है अपनी यात्रा के माध्यम से। स्पिरिचुअल होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल होने के लिए आपको मंदिर, गृहस्थी ही छोड़नी पड़ेगी, या जोत बत्ती ही करनी पड़ेगी, या आपको भगवान के सामने ही बैठना पड़ेगा। देखो, सनातन धर्म एक ऐसी परंपरा है, हिंदू जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें आपको सिखाया ही यही जाता है कि आपको जीवन कैसे जीना है ना। मैं किसी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं ना किसी व्यवस्था का खंडन कर रहा, ना मैं किसी को एक्सेप्टेंस दे रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हर आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए। और स्पिरिचुअल होने का असली मतलब है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ाव, यूनिवर्स के साथ जुड़ाव आपका होना चाहिए। और भगवान भी उसी आदमी को पसंद करता है जी, जो स्पिरिचुअल है, जिसके प्रति, जिसके मन में लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है, जिसके मन में द्वेष की भावना ही नहीं है, जो हर चीज को पॉजिटिव तरीके से सोचता है, सकारात्मक रवैया अपनाता है किसी भी चीज को करने का। आज अगर चार लोग मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो मैं ये सोचता ही नहीं, मैं सोच ही नहीं पाता कि वो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कोई ना कोई तो कारण ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से इनको इस स्थिति में जाना पड़ रहा है। ठीक बात है ना। वो कारण उनका है, मेरा नहीं है ना। अगर आपको कोई गालियां देता है तो महात्मा बुद्ध का एक व्यंग्य है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं गाली ले ही नहीं रहा, है ना। तो ये देगा कैसे भाई? मैं आपको कोई सामान दे रहा हूं, आप उसको ले ही नहीं रहे, तो वो मेरे पास ही रहा ना भाई। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज को। ठीक बात है। तो ये मेरा पॉजिटिव रवैया है, मेरा सकारात्मक रवैया है। और इसी सकारात्मक रवैये की वजह से आदमी करोड़पति का अरबपति भी बन जाता है जी। जी जी। अब छोटे छोटे दो सवाल लूँगा। आज के दौर में मैं एक आपका इंटरव्यू भी सुन पा रहा था जिसमें कहा कि हम एक कैद से में हो गए हैं, कैदी बन करके रह गए हैं। वो क्या है, किस तरीके से? भाई साहब, ये इस तरीके से बात थी कि आज जो हमारी पीढ़ी काम कर रही है वो आपराधिक दृष्टि से कैदी नहीं है, लेकिन वो एक मायने में कैदी है। वो एक सिस्टम के अंदर कैद होकर रह गई है ना। ऐसा नहीं कि सभी, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, बहुत यंग जनरेशन के कुछ हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। और यहाँ पर किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे, तो किसी का नाम लेना भी उचित नहीं है। लेकिन आपने मेरे एक बड़े भाई हैं, है ना। मैं उनके साथ व्यक्तिगत बहुत प्रभाव है उनका मेरे जीवन पर। और उनका
उनका रवैया जो है ना जी, उनका रवैया आपको जीवन जीना सिखाता है। अच्छा। है ना। आप श्री श्री रविशंकर जी का देख लीजिए, वो क्या सिखाते हैं आपको? आर्ट ऑफ लिविंग। है ना। अब हमारे अन्य गुरुजी हैं, महाराज जी हैं, तो सबके पास क्या है? सबके पास क्या है? वो आपको एक जीने का तरीका सिखा रहे हैं, उस विचारधारा के विचारधारा। और जब हमें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जब आप अपने आप को गुरु मान लोगे। अगर आपने अपने आप को गुरु मान लिया, आप खुद के गुरु बन गए, और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जीवन जीने का तरीका ही सकारात्मक सोच है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, किसी चर्च जाने की जरूरत नहीं, किसी यात्रा पे जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने आप से जीतना है। प्रदीप भाई, इस सबसे पहले ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी जो दिनचर्या है वो किस तरीके से रहती है, क्योंकि आज के दौर में युवा जो है उठे कब, खाया क्या, पिया क्या, इस स्थिति से भी मतलब जूझ रहे हैं। देखो, हाँ, तो उस माध्यम से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे। बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ जी। मैं अपनी दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ नींद को, क्योंकि नींद जो है वो आपके ब्रेन को रिसेट करती है। मैं अगर रात को 2 बजे आया, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं सुबह 5 बजे उठ गया। मैं नहीं उठता जी। मैं अपनी 5 से 6 घंटे की नींद को बिल्कुल अच्छे से लेता हूँ। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि सुबह शाम को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। आप अगर किसी वजह से, किसी कारण से, किसी व्यवस्था से अगर आप रात को 11 बजे कहीं बैठक में हैं और आप घर ही 12-1 बजे पहुंच रहे, तो आप कैसे सोओगे? या तो आप जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीजों को छोड़कर, दरकिनार करके, तो फिर तो साधु बन जाओ ना। क्यों व्यापार कर रहे हो? क्यों बच्चों को पाल रहे हो? क्यों जिम्मेवारियां उठा रहे हो? लेकिन हाँ, अगर आपकी व्यवस्था ऐसी बन सकती है जिसमें आप समय से सोए और समय से उठे, तो उससे बेहतर जीवन हो ही नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले मैंने शुरुआत इसी बात से करी कि मैं अपना बता रहा हूँ जी। मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो नींद है। आपने अगर 6 घंटे की नींद अगर एक दिन में ले ली, प्रॉपर आपने अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को रिसेट कर लिया, तो आप अगला दिन बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ जी सकते हैं। मैं कम से कम सुबह, वैसे मेरा जो रूटीन है ना, वो रूटीन ये है कि मैं रात को 10 बजे तक सो जाता हूँ जी। सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं 2 से 3 घंटे में खुद को देता हूँ। उसमें ना मेरे बच्चे होते, ना मेरी फैमिली होती, ना कोई बिजनेस व्यापार होता, ना मेरा फ़ोन होता। वो सिर्फ मैं होता हूँ, और मैं उस समय सिर्फ अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करता हूँ। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगाभ्यास, कुछ भी। और आप मेरे को पर्सनली जानते हो, आपके साथ काफी समय से मुलाकात है, आपने देखा भी होगा कि मैंने अपने जीवन को किस स्तर पर बदला है। क्यों बदल पाया? अपनी दिनचर्या से, अपनी सोच से। क्योंकि जब आदमी एक चीज के पीछे भागता है ना, तो वो उस चीज के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन उसके जो साइड में जो चीजें आ रही होती है ना, उनको छोड़ चुका होता है, क्योंकि वो एक चीज के पीछे भाग रहा है। हाँ, तो आपके जीवन में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट कभी नहीं हो सकती। खाना भी इम्पोर्टेंट है, सोना भी इम्पोर्टेंट है, जगना भी इम्पोर्टेंट है, और काम करना भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो जब आप सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, तो आप एक चीज के पीछे कैसे भाग सकते हो? आप पैसे के पीछे कैसे भाग सकते हो? या आप किसी ऐसे टारगेट के पीछे कैसे भाग सकते हो कि आप अपने जीवन को ही खराब कर दो, अपने स्वास्थ्य को ही खराब कर दो? आपके साथ आपका शरीर रहना है, आपके अंत तक आपका शरीर रहना है, आपका दिमाग रहना है। वो कैसे सही रहेगा? वो सही रहेगा जब आप पॉजिटिव रहकर अपने शरीर को, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है, जहाँ व्यवस्थाओं की बात की जाती है। जो ये सारा कर्म है, इसके पीछे प्रशासन, सरकार, ये जो हम सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा के माध्यम से हो, अन्य चीज़ें हों, इसमें महत्वपूर्ण रोल इनका भी रहता है। क्योंकि आप किस तरीके से युवाओं को दिशा देते हैं और चीज़ें, तो जैसे गुरुजी की बात हमने की, शिक्षा के माध्यम से हमारे टीचर्स हैं, घर पर गुरु हमारे पेरेंट्स हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं भी ऐसे हों ताकि ये जो यूथ है वो एक सकारात्मक सोच के आगे बढ़े। हर चीज़, हर पहलू, हर किसी को जा कर के आप और मैं तो समझा नहीं सकते हैं।
तो इसका कितना रोल मानते हैं और आज की स्थिति में कैसे देख रहे हैं आप? देखो, सरकार का इसमें ये रोल हो सकता है कि अगर हमें अपनी भारत की संस्कृति को बचाना है, अपनी व्यवस्था को बचाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऐसे कंटेंट से बचना है जिस कंटेंट की वजह से आपकी सोच बदल रही है। समझ रहे हो? हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो हमने अनकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट की बात की थी, जो अनकॉन्शियस ब्रेन को अटैक करती है। तो ऐसी चीजें हमें इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, जाने अनजाने में हम ऐसी शिक्षा ले जाते हैं। तो सरकार तो यही कर सकती है जी, उनके पास सिस्टम है, माध्यम है कि ऐसे कंटेंट को और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को ही बंद कर दे, ब्लॉक कर दे इमीडिएट इफेक्ट के साथ। जिनका प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव हो, जिसका सोच पर दुष्प्रभाव हो। क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें हमें यह ना पता हो कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। हमें हर चीज का पता है कि ये अच्छी है, ये बुरी है, लेकिन हम भी, कोई ऐसी आदत हमारे अंदर भी हो सकती है, आपके अंदर भी हो सकती है, किसी के अंदर भी हो सकती है कि ये बुरी है, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं। आज हमें सबको पता है कि आप रील को स्क्रॉल कर रहे हो, किसी इंस्टाग्राम की, किसी यूट्यूब की, फेसबुक की, किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप रील को स्क्रॉल कर रहे हो, आप अपना समय खराब कर रहे हो, सबको पता है। लेकिन हट नहीं पा रहे। क्यों नहीं हट पा रहे? क्योंकि हम स्पिरिचुअल नहीं हुए, हमने अपने ब्रेन को इतना मजबूत करा ही नहीं कि हम किसी भी चीज को विल पावर से खत्म कर पाए। इस बात पे एक बात और आ जाती है, आज के दौर में सोशल मीडिया की यदि बात करें, सकारात्मक चीजें लुढ़क लुढ़क करके चलती है, नकारात्मक चीज आ जाती है, वो वायरल होती है। आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना। अपना ये तो व्यूवरशिप के मामले में ना, भारत ऐसा देश है 140 करोड़ की जनता है। हाँ। है ना? तो पॉजिटिव माइंडसेट और जो आगे प्रोग्रेसिव थॉट वाले जो लोग हैं वो कम हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जनजी प्रोग्रेसिव थॉट के साथ आगे बढ़े तो वो हमारा स्तंभ है। स्तंभ कितना मजबूत होगा, घर की नींव उतनी ही मजबूत होगी, घर उतना ही लंबा चलेगा। पिलर्स जो है धरती के नीचे से उठते हैं जी। बिल्कुल, है ना? नींव ऐसे थोड़ा रखी जाती है, तो मजबूत होनी चाहिए। तो जब वो मजबूत होगी ना, तो ही विश्व गुरु बनेंगे हम। ऐसे नहीं बन सकते, कोई नेता नहीं बना सकता मैं विश्व गुरु। हमारी यूथ की सोच बना सकती है, इनोवेशन बना सकती है, क्रिएटिविटी बना सकती है। लेकिन हम क्रिएटिविटी अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाएं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही हो जाएगा फिर। ठीक बात है ना? आप हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें उद्योग के क्षेत्र में, हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है, हमें रक्षा के क्षेत्र में भी काम करना है, इनोवेशंस की जरूरत है। अभी बिल्कुल सिस्टम देखिए, अभी भारत पाकिस्तान का हुआ था, तो ये एक टेक्नोलॉजी ही थी। ये कभी ना कभी इस सोच को किसी आदमी ने इमेजिन किया होगा कि इस तरीके से उधर से चीजें आएंगी, मिसाइल आएंगे, बम आएंगे, ड्रोन आएंगे, उनको हवा में ही खत्म कर देना है। तो वो एक इनोवेशन थी, वो एक सोच थी। उस सोच पर काम किया। वो सोच आए कब? जब भी तो है जब आप अपने साथ बात करेंगे। है ना? आपके अंदर थॉट्स कब आती हैं? जब आप अपने साथ शांत होकर बात करते हैं, तभी तो थॉट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, आपके पास थॉट आएगी कहां से? है ना? और यही विषय मेन है जी कि अपने आप के साथ जुड़ो, अपने स्वयं को पहचानो, अपनी जागृति करो। अब छोटा सा सवाल, उसके बाद रुक करते हैं इसको समाप्ति की ओर लेकर के चल। स्क्रीन टाइम कितना देते हैं प्रदीप जी? छोटे छोटे सवाल हैं। देखो, मेरा स्क्रीन टाइम, वैसे ये फोन रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुश्किल से कहाँ से निकलेगा? वैसे आप अमूमन मैं देखो, अपने मुंह से आदमी कुछ भी कह दे, लेकिन अगर आदमी कहता है, ये देखिए, ये मेरा 14 मिनट 15 मिनट का स्क्रीन टाइम आपके सामने दिख रहा है अभी तक का, डे के हिसाब से, है ना? तो जब मैं दिन के 3 बजे में 14 मिनट फोन देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम मेरा ऑब्वियसली कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी चीजें भी होती है जो हमें देखनी पड़ती हैं। कुछ स्क्रीन टाइम मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप उस स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं।
है ना। और आजकल एआई वाली बात अपन कर रहे थे, उसमें भी मेरा एक विचार है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में अपना इंटेलिजेंस ना खो दें। बिल्कुल, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अपना इंटेलिजेंस कैसे रहेगा, जब आप खुद से सोचेंगे। हम हाँ, आज के दौर में दूसरों पर निर्भर होना, डिपेंडेंसी बढ़ गई है हमारी। हम शांत करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जंग कह सकते हैं कि उस पर लग सकता है। वो जो कैदी शब्द मैंने यूज किया था, वो एक्चुअल में यही चीज है, डिपेंडेंसी है हमारी दूसरे पे। हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना। एआई के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। एआई के महत्वपूर्ण मायने, वो इनोवेशंस करेगी। अभी एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक न्यूज़ देख रहा था मैं, जिसमें रेस्टोरेंटों का कुछ 70,000 करोड़ समथिंग का कुछ घपला सामने आया है। तो एआई को अपन बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमारी युवा पीढ़ी एआई का सदुपयोग करे तो वो बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशन कर सकती है। आप देखना कि आपने भी पढ़ा होगा बचपन में कि जब सबसे पहला कंप्यूटर बना था, उसका साइज कितना बड़ा था। आज हर युवा की जेब में एक कंप्यूटर है ना। और हर चीज आ गई है आजकल, सोच भी नहीं सकते। बस कि एक चीज रह गई है, उसका सदुपयोग। और मैं परिवारों को अपील करता हूं कि आप एक संगठित परिवार बनकर रहें, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को समय दे पाए। आप नहीं दे पा रहे, आपके बुजुर्ग दे रहे हैं, आपके चाचा ताऊ दे रहे हैं, आपके भाई बहन दे रहे हैं। कोई तो जो हमारी युवा जनरेशन, जो नई हमारी जनरेशन है, वो जो बढ़ रही है, उसको संभालने के लिए भी तो कोई घर में हो। बिल्कुल। एक लकड़ी होती है जी, उसको तोड़ दो, कहानी आपने भी सुनी होगी। बिल्कुल। और एक गट्ठा होता है, उसको तोड़ के दिखा दो। संगठन में ताकत भी है, सभी चीजें हैं, है ना। और इसको इस तरीके से भी ले लो, राजनीति की तरफ लेके जाएं। अगर एक परिवार में, एक कुनबे में अगर 50 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 50 लोग एक परिवार में होना, उसका वर्चस्व माना जाएगा। अगर 6 भाई भी है ना, 6 भाई के 2-2 3-3 बच्चे भी हैं, है ना। तो आप देख लो, 18 और 6 वो, और 2 पेरेंट्स, 6 महिलाएं, बिल्कुल 50 आदमी तो ऐसे ही हो जाते हैं। गांव में अलग से वर्चस्व हो जाता है। 12 तो हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। अब उनके बच्चे हो गए, अब बच्चे बढ़े, उनकी शादियां होंगी। 50 परिवार, 2-3 जनरेशन एक घर के अंदर रह सकती है। और ऐसा परिवार अगर संगठित होगा, तो कौन नेता, किस नेता की इतनी बड़ी ताकत उस परिवार को तोड़ दे। चुनाव लड़ने से पहले उसके घर आगे माथा टेक के जाएगा कि यही मंदिर है। सही बात है, उसके लिए वोट जरूरी है। और वोट है संगठन में। आजकल तो लोग, जब आपके पास ताकत होगी ना, आप मनचाहा काम अपने नेता से करा सकते हो। बिल्कुल। और नेता बना भी सकते हो, नेता गिरा भी सकते हो। बिल्कुल। और भय भी रहता है। संगठन सबसे बड़ी ताकत है जी। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए प्रदीप जी, आपने समय दिया। तो आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय देकर मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ युवा चेहरा हैं प्रदीप भारद्वाज जी। तमाम उन पहलुओं पर बात करी कि आज का युवा परिवार, संगठित एकल परिवार में क्या कारण हो सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर गहनता से चर्चा की, और साथ में हमारे जो इर्द गिर्द हम जो टेक्नोलॉजी से घिर गए हैं, उसको हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग करने के क्या और प्रभाव जो हमारे जीवन पे पड़ते हैं, और उसको सदुपयोग और सकारात्मक तरीके से हम ले तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस इंटरव्यू से आपका सरोकार क्या है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे इंटरव्यू, ऐसे इनोवेशंस के लिए तमाम जो है अतिथिगण हमारे इस इंटरव्यू क्रम में लगातार जारी रहेंगे। बने रहें सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।